अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है। Walaikum Salam, sir. Yes, sir. We can hear your voice. सॉरी, कम अगेन प्लीज। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, बस हम थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने भी ज्वाइन करना हमें, देन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्लाइड शेयर भी आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर। ओके, ग्रेट। अपने काइंडली कैमरास और माइक्स जो है वो आप ऑफ रखिएगा, ताकि जो है वो डिस्टरबेंस ना हो। चलें जी, लेट्स बिगिन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड CSS twice, and I got allocated two times. First in CSS 2017 I got allocated in Inland Revenue Service, and my second attempt was in 2020 CSS 2020, in which I secured 14th position all over the Pakistan. एंड अल्हम्दुलिल्लाह currently I am serving as assistant commissioner, और मेरी एलोकेशन जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम आम जबान में DMG भी कहते हैं, उसमें है। दिस इज गोइंग टू बी माय 11th आई गेस सेशन ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल इंक्लूड करके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एलोकेशन भी हुई है इस बार। तो जो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह दे विल बी हैविंग ग्रेट टाइम विद मी इंशाल्लाह। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट तो लिमिटेड टाइम की है। मैं यूजुअली जो है वो गूगल प्लस पे क्लासेस लेता हूँ, लेकिन आज क्योंकि ओपन यूजर्स थे तो इसलिए मैं जूम पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास का मकसद आप लोगों से एक तो इंटरेक्ट करना है और आप लोगों को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना है कि हाउ डू आई टीच, ठीक है। और जनरल सेंसिबिलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, ठीक है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम UT लाहौर। तो मैथ पोर्शन स्पेसिफिकली जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बट सेशन जो है हम साइंस पोर्शन से आज स्टार्ट करेंगे। दिस इज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, और ये आज कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसकी 81 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जितना मैं आज कवर करवा सकूं और समझा सकूं वो आज हम कर लें। आज जो मतलब जो हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, उसके मेन जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो ये है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर इसके फर्स्ट सेगमेंट की डिटेल जो है वो एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसी फर्स्ट सेगमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आता है इशू एयर पोल्यूशन का। फिर हम एयर पोल्यूशन को पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन क्या होती है, कैसे होती है, किन जो है वो एलिमेंट्स की वजह से होती है, और उसका कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। मेरी जो मेथडोलॉजी है उसमें मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को बताता जाता हूँ कि इसमें से किस तरह का सवाल आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है, या कोई नोट वगैरह का सवाल किस तरह आ सकता है। तो ये एसिड रेन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। फिर इसी के साथ ही कनेक्टेड है ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता होता है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का और ग्लोबल वार्मिंग का। आगे फिर कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, और क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस के रिलेटेड है। ये काइंड ऑफ आपकी आउटलाइन है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, यानी कि हम इन दो लेक्चर्स में ये वाली चीजें कवर करेंगे, ठीक है जी। आज हम फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन सब यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अगर हम जर्नल सेंस में बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब कलेक्टिवली जब हम उनको कहेंगे तो हम कहेंगे दिस इज आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट लिटरली मींस सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। वो चाहे लिविंग कंपोनेंट्स हो चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, ठीक है। यानी कि हमारी सराउंडिंग के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। वो लिविंग भी हो सकती हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकती है। लिविंग चीजों में जैसे कि एनिमल है, प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एनिमल से हम फूड लेते हैं, प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये एक OECD की एक डेफिनेशन, अगर आप पेट डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। द एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस इफेक्टिंग द लाइफ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जो कि उसके सर्वाइवल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। ये काइंडली जिनका कैमरा ऑन अपना कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा जी, अब हमारे एनवायरनमेंट जो है उसके सेगमेंट्स हैं 4। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो कंफ्यूज करती है वो बेसिकली ये है कि कभी कभार वो MCQs में आपसे पूछेगा कि सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके, या आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको कि आप सेगमेंट बताएं एनवायरनमेंट के। अब इसके भी 4 सेगमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर इसका जो फर्दर सेगमेंट 1 है वो जो है उसके ऊपर भी पूछ लेता है कि सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब उसने एनवायरनमेंट नहीं पूछा, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि इसके भी 4 सेगमेंट है, ठीक है। तो ये इनमें आपको कंफ्यूज करेगा, आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब एनवायरनमेंट पूछे तो उसके जो 4 सेगमेंट है वो कौन से हैं हमारे पास, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, ठीक है। फिर आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका फर्दर, फिर आपके फर्दर 4 हैं जो कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर आते हैं। ये जब हम आगे इस टॉपिक में जाएंगे डिटेल में तो हम इनको पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना कि वो एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहा है या एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एनवायरनमेंट बेसिकली हमारे पास पहले ब्रॉडर चीज है एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट के आगे 1 2 3 4 सेगमेंट है जिसमें से एक है एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर के आगे फर्दर 4 है जो मैं अभी बताया, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो, ठीक है। तो ये इसी की सब डिवीजन है। तो अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब उसमें 4 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है एटमॉस्फेयर, यानी कि हमने अपने इर्द गिर्द वाली चीजों को कैटेगराइज कर लिया। पहली कैटेगरी है एटमॉस्फेयर, यानी कि जो चीजें एयर से मिलकर बनी होंगी हमारे इर्द गिर्द उनको हम कहेंगे ये हमारा एटमॉस्फेयर है। फिर हाइड्रो, यानी कि जिनके अंदर वाटर होगा इन एनी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, उन सब चीजों को हम कहेंगे कि ये हमारी हाइड्रोस्फीयर। हमारे इर्द गिर्द जितनी पानी से बनी हुई चीजें होंगी वो हाइड्रोस्फीयर में जो है वो कैटेगराइज हो जाएंगी। जो एयर से बनी होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएंगी। जो लिथोस्फीयर या हमारे पास सॉलिड पार्ट जो है जैसे अर्थ का, ठीक है, इसको हम लिथोस्फीयर कह देंगे। और जो लिविंग चीजें होंगी, ठीक है, उनको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो हमने अपने इर्द गिर्द चीजों को कैटेगराइज कर लिया, यानी कि आप थोड़ा सा ये समझें कि ये आप हैं और ये आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग है। तो आप इसमें देखें, अब इसमें प्लांट्स भी होंगे, इसमें एयर भी होगी, इसमें क्लाउड्स भी होंगे, इसमें पॉन्ड्स भी होंगे,
ठीक है, इसमें लैंड भी होगी, तो अब हमने कैटेगराइज करना है ना। हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है ये बायोस्फीयर में जाएगा, जो एयर है, सॉरी सिर्फ एयर, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, जो क्लाउड्स और पॉन्ड्स है ये वाटर से मिलके बने हैं तो ये हाइड्रोस्फीयर में जाएगा, ये लैंड है तो ये लिथोस्फीयर में जाएगा। तो हमने अपने इर्द गिर्द की चीजों को कैटेगराइज कर दिया, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे सेगमेंट्स है बेसिकली 4। ठीक है, अब पहले सेगमेंट को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मैंने क्या कहा था कि आपकी इर्द गिर्द जो एयर टाइप जो चीज पाई जाती है उसको हम कहते हैं ये एटमॉस्फेयर है। द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारी अर्थ सरफेस से शुरू होता है और तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। अगर यानी कि ये आपकी अर्थ है तो यहाँ से 500 किलोमीटर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 किलोमीटर तक क्या है ये हमारे पास, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जैसे मैंने बात की कि एयर या गैसेस होती हैं ज्यादा। ठीक है, अब इसमें सबसे ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेन कंपोनेंट जो आपका मेजर कंपोनेंट है आपकी जो एटमॉस्फेयर के अंदर, ये अक्सर एमसीक्यूज आया होता है, वो कौन सा है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, या वो कहता है कि मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, तो वो है नाइट्रोजन, उसकी परसेंटेज है 78.09%। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, दैट इज 20.34। तो हमारे मेजर तो ये हो गए। ठीक है, यानी कि ये बन गया तकरीबन 98%, ये चीजें बन गई। बाकी जो 2% है वो छोटी छोटी माइनर एलिमेंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में आती है, वो होती है 0.04%। फिर ट्रेस अमाउंट्स में कुछ चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्रिप्टॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, निनॉन है, ये चीजें जो है बिल्कुल छोटी अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की थी कि हमारे एटमॉस्फेयर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। यहीं पे वो कंफ्यूज करता है, कभी वो पूछेगा सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और कभी वो पूछेगा सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपने थोड़ा सा याद रखना कि एनवायरनमेंट के जो है वो और सेगमेंट्स हैं और इसके और सेगमेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इटसेल्फ जो है एनवायरनमेंट का एक सेगमेंट है। अब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसके कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले यहीं तक, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आई होप के क्लियर है। आवाज किसको नहीं आ रही, आवाज सबको आ रही है? जी सर, आ रही है वॉइस आपकी। ओके, तो जिनको वॉइस का इशू आ रहा है शायद उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इन्हीं लेयर्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमने टोटल उसकी लेयर्स ड्रा की हुई है। ठीक है, अर्थ की जो पहली सरफेस है ना ये वाली, ये पहली अर्थ की सरफेस जो कि अराउंड 14 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, आप यूं समझ लें कि ये अर्थ है और ये 14 किलोमीटर का एरिया है, ये इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर 14 से 50 तक की जो लेयर है ना हमारी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर ये तकरीबन जो है अगली 50 to 90 वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर, और आगे जो ऑनवर्ड है उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये वैल्यूज थोड़ी बहुत आपको चेंज मिलेंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा परेशान नहीं होना। ट्रोपोस्फेयर की ये आगे हमारे पास कितनी, ये 0 से 14 किलोमीटर अपवर्ड अगर आप जाएं तो आपको मिलेगी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब एक और चीज होती है पॉज। पॉज क्या होता है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक लेयर जब खत्म होती है दूसरी लेयर जब शुरू होती है, उनके बीच वाले एरिया को जैसे हम कहते हैं ना कि पॉज कर दे, रोक दे, ये वाला एरिया होता है जिसको कहेंगे ट्रोपोपास। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेटोपास भी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में होगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, एक तो मैंने बता दिया कि ये 0 से 14 है, अगली लेयर जो है हमारे पास 0 से 50 तक तकरीबन है, ये वाली लेयर है। नेक्स्ट जो है हमारी मीजोस्फेयर वो 50 to 90 तक है, और उससे ऊपर वाली जो है वो 350 तक है। अब इन सब लेयर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर होती है हमारी जो हमारी कम्युनिकेशन है, जिसे एयर कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे होती है।
ठीक है। फिर जो आपके जो सैटेलाइट्स और वो बाकी चीजें जो आपकी पाई जाती हैं, रॉकेट्स वगैरह, वो उससे ऊपर वाली लेयर यानी कि मीजोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। जो आइनोस्फीयर है, इसके दो नाम है, आइनोस्फीयर भी इसको कहते हैं, इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आइंस में टूटना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हीट भी जो है वो इमिट होती है। अब इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेम्परेचर का हाइट के साथ साथ क्या बिहेवियर होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने पहली तो जो हमारी तीसरी लेयर है दैट इज मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर मैंने बताया था कि ये तकरीबन 90 तक, मैंने वहां पे बताया था, मैंने कहा था ये फिगर वेरी करती रहती थी, इसमें परेशान आपने नहीं होना। ये 50 to 85 जो है एक्सटेंड करती है, यानी कि 50 किलोमीटर से शुरू होती है और 85 किलोमीटर तक जाती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। द टेम्परेचर ऑफ मीजोस्फीयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, आप इस पे अपने परेशान नहीं होना। This decrease in temperature is due to absence of ozone। ठीक है। अब आखिरी जो लेयर है उसका मैंने बताया था कि उसके दो नाम है, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर extend from 85 kilometer to 500 kilometer above the surface of earth. The temperature of atmosphere increases with the increase in altitude and it increases up to 1200 degree centigrade। अब अगर आपको MCQs आ जाए, MCQs क्या हो कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसका जो सेगमेंट है पहला एटमॉस्फेयर, उसकी हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर। ठीक है जी। द इंपॉर्टेंट केमिकल स्पेशीज ऑफ द थर्मोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट है उसका वो ये है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमने इसको ड्रा कैसे करना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको, इस चीज को प्रेजेंट कैसे करना। अब वैसे तो आप बता सकते हैं कि पहली लेयर में टेम्परेचर कम होता है, दूसरी में बढ़ता है, तीसरी में कम होता है, चौथी में बढ़ता है, बट ये आप ड्रॉ करेंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, इन्हीं से आपके नंबर आते हैं। अच्छा, अब आपने एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ड्रॉ किया और जीरो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इधर आप जाते जाए तो बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, इधर आप जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं, और ऊपर को क्या है, ये हाइट है इन किलोमीटर। अब पहली लेयर हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमने कहा था कि 0 से 20 तक तकरीबन है, ये 20 से 50 तक तकरीबन है, ये 50 टू 90 तक है, 85 तक है, और ये ऑनवर्ड है। अब पहली लेयर में क्या होता है, पहली लेयर में पहली तो आपने शुरू यहां से करना है, प्लस तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो अब ट्रोपोस्फेयर हमारी अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास है, इट मींस के ट्रोपोस्फेयर के अंदर स्टार्टिंग टेम्परेचर है 17। ठीक है, अब जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर आपको कम होता हुआ नजर आएगा, टिल ट्रोपोपाज, यानी कि जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है। अब पॉज का मैंने बताया था कि पॉज का मतलब है कि वहां पे पॉज है, पॉज से मुराद है कि वहां पे टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं आता। अब ट्रोपोस्फेयर के अंदर आप देखें कि जाते जाते तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेचर रुक जाता है, उसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। फिर जब अगली लेयर आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है और तकरीबन फिर जीरो के पास आ जाता है। अब ये बढ़ने की वजह क्या है, यहाँ पे पाई जाती है ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या करता है कि सूरज से जितनी भी रेज आ रही होती हैं उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन जो है ये एब्जॉर्ब करती है। अब जैसे जैसे यहाँ पे सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब होती जाएंगी, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस वजह से इसके अंदर, इस लेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, -50 से बढ़ते बढ़ते जीरो पे आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर स्ट्रेटो पाज आ गया, जिसकी मैंने बात की थी कि स्ट्रेटो पाज है। पाज का मतलब कि यहाँ पे भी टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर अगली लेयर है हमारे पास मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में फिर वही वाले सीन हो रहा है हमारे पास कि टेम्परेचर क्या है, जो हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है और बढ़ते बढ़ते कम होते होते तकरीबन -80 प्लस पे चला गया।
उसके ऊपर फिर वही मेसोपॉज थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, और फिर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये चला जाएगा तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी हमने पढ़ा था। अब इसके बढ़ने की दो वजह है, ठीक है। पहली वजह है कि यहाँ पे हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई, हमने पढ़ा था कि ये वाली लेयर तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर होती है। तो इट मीन्स कि आप सूरज के ज्यादा करीब जाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा करीब चले गए हैं 500 किलोमीटर, ठीक है। बताओ इसकी अगर कंपैरिजन में देखा जाए। दूसरी रीजन है कि यहाँ पे होती है आयोनाइजेशन, ठीक है, आयंस बनते हैं। इस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होती है, हीट जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर हम इसका सम अप करें, तो सम अप के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं पहली लेयर के अंदर क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। दूसरी लेयर के अंदर हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज। थर्ड के अंदर हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। और फोर्थ के अंदर क्या हुआ, हाइट इंक्रीज और टेम्परेचर भी इंक्रीज। याद रखने के लिए क्या करना आपने, पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ठीक है। तो ये वाला सवाल आ जाता है कि थर्मल बिहेवियर क्या होता है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस तरह का वो आपको सवाल जो है वो पूछ सकता है कि जो है वो थर्मल बिहेवियर टेम्परेचर का, या टेम्परेचर का बिहेवियर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई क्वेश्चन है किसी का? आई होप क्लियर है। अच्छा चलें, ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है ये तो। अच्छा अब आते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज की एडिशन जो कि अनफेवरेबल हो, अनवांटेड हो, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ आवर सराउंडिंग, उसको हम क्या कहेंगे? जिनका सवाल है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। ये क्वेश्चन है, एक पेपर के अंदर ये आया हुआ था कि ये सारी जो एटमॉस्फेयर के टाइप्स हैं, सेगमेंट्स हैं हम्म एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, हम्म डिस्क्राइब करनी है। और इसके साथ एडिशन में ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का ही। हम्म एडिशन में ये क्वेश्चन था कि किस तरह से ये अर्थ का रेडिएशन बैलेंस मेंटेन कर रहा है, तो हम्म। उसमें हम किस तरह ऐड ऑन कर सकते हैं? वो थैंक यू बेसिकली सर। जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड है वो, ठीक है। उसमें हम ट्रोपोस्फियर को जब डिस्कस करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके अंदर आता है, तो वो रेडिएशन बैलेंस उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये थैंक जो यू। था ये सिर्फ टेम्परेचर रिलेटेड था कि टेम्परेचर का बिहेवियर डिफरेंट जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है आपको? ओके। अच्छा, यस सर, आपकी थैंक यू। आपके एनवायरनमेंट के अंदर किसी किसी तरह की भी अल्टरेशन जो कि अनफेवरेबल, अनवांटेड हो, उसको हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन है। It changes the quality of our air, water, and land, which interferes with the health of human being and other lives on Earth. अब पोल्यूटेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? एक तो ये है बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, फिर होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पोल्यूटेंट्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, दैट डिग्रेड और डिकम्पोजेज रैपिडली बाय नेचुरल प्रोसेसेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो डिग्रेड नहीं होते या जिनकी डिग्रेडेशन बहुत स्लो होती है, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स की किस तरह की, सॉरी, पोल्यूशन की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन हो सकती है, और नॉइज पोल्यूशन हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा अब है एयर पोल्यूशन और इसके कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या है हमारे पास कि एयर के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो या जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एयर पोल्यूशन है। द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद डस्ट,
smoke or any other harmful substance which leads adverse effect on life and quality of life is called air pollution. अब एयर के अंदर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आती है? अगर आप फॉसल फ्यूल की बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस होंगे जो कि आपको आपकी एयर में ऐड होंगे और एयर पोल्यूशन का काज बनेंगे। इसी तरह पावर प्लांट्स अगर आप यूज करेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो केमिकल्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये क्लास हमारी लिमिटेड टाइम की थी, मैं 5 मिनट के बाद इसको स्टॉप कर दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। फिर फर्दर जो है वो हम, अगर किसी को कोई मसला होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एयर पोल्यूशन कहाँ होती है? कल्टीवेशन एक्टिविटीज। अब कल्टीवेशन एक्टिविटीज से कैसी होती है? जब आप जो है वो अपने खेतों की टिलेज वगैरह करते हैं, हल चलाते हैं, वहां से आपकी डस्ट आपकी एयर के अंदर ऐड होती है। फिर जब आप हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से जो डस्ट और बाकी पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं। वोल्केनिक eruptions के जरिए बहुत सारी गैसेस, खास तौर पे जो है हमारे पास सल्फर ऑक्साइड जो है ये हमारे एयर के अंदर ऐड होता है। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ऐड होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, तब ये होती है। फॉरेस्ट फायर जो है ये एयर पोल्यूशन का काज है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है ये गैसेस इमिट होती हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है। ठीक है, फिर नेचुरल गैसेस के एमिशन की वजह से भी, अगर इस तरह की गैसेस जैसे कि पैडी फील्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि राइस के फील्ड्स होते हैं, उसके अंदर से मीथेन के एमिशन होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया था कि इसकी एक और फर्दर कैटेगरी भी है कि डायरेक्टली एडेड और इनडायरेक्टली एडेड। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी इनको कहते हैं। those pollutants which are directly added into environment are called primary pollutants, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये मतलब जो डायरेक्ट ऐड होते साथ ही हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारे लिए, तो उनको हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसी और चीज के साथ मिलकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाए और फिर हार्मफुल बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बाय रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर विच इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास SO2 है, ठीक है, अब ये प्राइमरी एसिड है, सॉरी प्राइमरी ये पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये पोल्यूशन काज करेगा। अब फर्दर क्या होगा कि अगर इसको एटमॉस्फेयर के अंदर H2O मिल जाए तो ये बन जाता है H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये अब बेसिकली एक प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी और चीज के साथ रिएक्शन करके एक नए पोल्यूटेंट यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट और ये होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अभी आज इधर तक ही हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मजीद जो है फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। और जिनको अभी जो है वो कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए या सेशन ज्वाइन करने से रिलेटेड उनको कुछ पता करना है, तो ये जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लें। दिस इज 4, ठीक है, 0345342054 इसके ऊपर आपको जो है वो व्हाट्सएप करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लेके तो आप डिटेल्स वगैरह इससे ले सकते हैं। अभी किसी का कुछ आज के लेक्चर से रिलेटेड, जनरल साइंस एबिलिटी के रिलेटेड और इस सेशन से रिलेटेड या ओवरऑल कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वी हैव अराउंड 6 मिनट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सोर्सेज हम कौन कौन से देख सकते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, वर्ल्ड टाइम्स की बुक के अलावा? सोर्सेस, हाँ जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी दोनों के लिए। सोर्सेज एक तो वर्ल्ड टाइम्स की बुक जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी एक बुक है जनरल एडमिशन टेस्ट, ये जिनका माइक ऑन है काइंडली इसको ऑफ कर लें।
जर्नल एडमिशन टेस्ट, गेट बुक भी इसको बोलते हैं, डोगर पब्लिशर्स की ना। ये आपको साइंस पोर्शन में तो इतना शायद हेल्पफुल ना हो, लेकिन ये एबिलिटी पोर्शन की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग इसको कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, बाकी अगर आप लोग वो करना चाह रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो इंडिया बिक्स के नाम से एक वेबसाइट भी है, वहां पे भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक देखें हम? एमसीक्यूज के लिए बुक नहीं, एमसीक्यूज मेरे ख्याल में टॉपिक के साथ साथ जिस तरह ये अभी मैंने आपको साथ साथ बताए वो आपको करने चाहिए। सर कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड होते वो हैं, फिजिक्स पास्ट से रिलेटेड पेपर्स, होते हैं, तो वो पास्ट जीएस पेपर से। जीएसए में पास्ट पेपर देखें, लेकिन वो 2006 ऑनवर्ड देखें आप। 2006 ठीक है सर। जेब आपने जो व्हाट्सएप नंबर मांगा है वो यहाँ पे लिखा है, ये मैं दोबारा भी आपको सर एक और क्वेश्चन है। एक सेकंड दे जरा। 034534205441, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। और सर क्या मेरा क्वेश्चन, एक और एक सेकंड होल्ड ऑन प्लीज। ये वेबसाइट मैंने बताई है इंडिया bix.com है। इंडिया बिक्स भी आप गूगल पे लिखेंगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और जेब आप मुझे व्हाट्सएप कर ले इस पे ना, फिर कर लेते हैं इस पे। जी और क्या सवाल है आपका, बताएं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस दफा जो 2023 का पेपर है उसमें दो ऑर्गन्स के बारे में पूछा गया था, जैसे लीवर है और किडनी है, और उनकी सॉरी डिटेल सॉरी, पूछी हुई थी। दोबारा तो बताएं, दोबारा बताएं सवाल। सर मैं ये कह रही हूँ कि 2023 के पेपर में हाँ हाँ दो ऑर्गन्स के बारे में पूछा हुआ था, हाँ लीवर हाँ और किडनी की, और उनकी डिटेल भी पूछी हुई थी, जो कि हाँ। हमने इतनी डिटेल में नहीं किए होते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी सोर्सेज और कौन सी बुक्स, या अच्छा, फिर इंटर या मैट्रिक लेवल ये का? पहले मैंने भी अपने जो है अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट नहीं थे और आते भी नहीं थे। लेकिन अभी 2023 के बाद जो है इसको अभी मैं इस कोर्स में इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, और ये आप वर्ल्ड टाइम्स वाली बुक से पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। मेनली कितने करने चाहिए, जैसे ब्रेन है, आई का पूछ सकता है वो, उसके बाद हम्म। लीवर में है, नहीं, ज्यादा हार्ट है। ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट जो यही है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है। आई थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें पूछेंगे। और ब्रेन। ब्रेन भी, हाँ ब्रेन भी बिल्कुल। तो सर ये वाली चीजें तो इंटर और मैट्रिक की बुक्स में है, तो वहीं से अगर कर ली जाए तो पढ़ बेहतर सकते होगा। हैं, सिंपल आपको फंक्शन और उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो चीज वर्क करती है वो पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इतना ज्यादा जी वो सर। डिटेल में कभी भी नहीं जाएगा। और ये हाँ जो जी फीस सर। का पूछ रहे हैं, पहले दिस वाज 7500, लेकिन अभी ईद पे मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट दिया है, तो अभी फीस इज 6500। ठीक है, तो बाकी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कर सकते हैं राब्ता। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को ये बता दिया, 0345, जिन्हें नोट करना है वो कर लें, 0345342051। ठीक है जी। शगुफ्ता का कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। और ये अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच लेंथ शुड बी फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, लेंथ और ये डिबेट मेरे हर सेशन में होती है तकरीबन, ठीक है, लेकिन लेंथ मैं बताता हूँ कि इतनी होनी चाहिए। जो 20 मार्क्स का पेपर आपका होता है ना सवाल, ठीक है, उसके लिए आपकी 8 जो है वो पेजेस, आप कहने के 4 डबल साइडेड आपके जो है वो आपके पेजेस होने चाहिए। ठीक है, 8 आप लीफ कह लें, ठीक है। लेकिन जीएसए में ना इसको आपने फॉलो नहीं करना। फॉलो इस तरह नहीं करना कि आपके पास ना क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक पेज पे हो जाएंगे, कुछ होंगे जिनको 2-3 जो है वो पेजेस चाहिए होंगे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे देखना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, जिनका क्वेश्चन है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो पूछ रहे हैं टाइम स्पेन, तो अराउंड 20 लेक्चर्स, लेकिन यूजुअली क्योंकि मैं इतनी ही डिटेल में पढ़ाता हूँ तो टाइम ज्यादा लग जाता है, और स्लाइड्स बिल्कुल मिलेंगी आप सबको, जैसे लेक्चर खत्म होगा आपको स्लाइड्स मिल जाया करेंगी जी। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, अराउंड 20 लेक्चर्स होंगे।
ऊपर थोड़े से चले जाता है, क्योंकि डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो मैं जब तक बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते तो मैं क्लास फिर नहीं करता। बाकी क्वेश्चंस आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, 034534205418। Thank you very much for joining. Stay blessed and Allah Hafiz.